Today I'm here to discuss about paper code, which is language across curriculum. So my topic is textbook. So textbook can be called as a teacher in print form for the students. And textbook is a prescribed book for the particular standard and subject in which the essential subject matter is given for a self-reading purpose at home or classroom, and their evaluation scheme given for a self-evaluation with exercise. Different authors में different definitions दी है textbook की. So Keating के according है textbook is a half of the apparatus of teaching. और Dr. Singh के according a textbook is a teacher of a teacher. हम देखेंगे importance of textbook कैसे important है. It makes teaching of subject systematically. तो जो textbook है वो teaching को systematically understand करने में help करती है, और ये दोनों भी important होती है, चाहे teachers हो चाहे students हो. For teacher as a guide it helps, and for student for self study, और the structure, and for teachers the structure and aims of syllabus. Teachers के लिए structures और aim फाइंड करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो बैकवर्ड स्टूडेंट्स. जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर्स का पढ़ाया मतलब समझना तो आता है बट फिर भी दोबारा पढ़ना पड़ता है, या फिर ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि टीचर्स किस टाइप पढ़ा रहे हैं बट वो जब खुद नहीं पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता है. ठीक, तो फिर ये होता है. और फॉर टीचर रेफरेंस मटेरियल, और टेक्स्ट बुक टीचर्स के लिए एज अ रेफरेंस मटेरियल काम करती है और स्टूडेंट्स के लिए एज अ रिविजन. एंड टीचर्स का ये टाइम भी सेव करती है टेक्स्ट बुक, और एनर्जी भी सेव करती है. जैसे हम देखते हैं, हमने अपनी स्टार्टिंग वाली स्किल्स में देखा था कि कैसे ये टाइम सेव करती है. और जैसे टीचर्स होते हैं तो पहले से प्लान करके आते हैं, तो वो आके आप डेली प्लान करेंगे, डेली कुछ लिख के आएंगे. इससे अच्छा है वो फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे, तो इससे क्या होता है उनका टाइम सेव होता है और वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं. एंड स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस, जैसे टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें दी होती है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है. और एक्सरसाइज वर्क के लिए, जैसे टीचर्स अब सारी चीज़ें तो बोर्ड पे नहीं लिख सकता, या फिर वो वर्क दे रहा हो या कोई चीज़ें हो, तो फिर टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं टेक्स्ट बुक में ये इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आना, तो वो सीधे वो ज़्यादा ही पड़ता है. ठीक है. और स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूटी, अब जैसे हॉलीडेज हो जाते हैं तो फिर हम टीचर से तो डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते क्लासरूम में आके, तो उस टाइम टीचर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं. और लेसन प्लानिंग हम लोग भी अभी तक जो स्किल्स करी हमने उसमें लेसन प्लानिंग हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से नोट करके आ रहे थे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसको पढ़ा रहे थे. तो और सिलेबस देखने में स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है कि हमें पूरा करिकुलम पूरा अच्छे से पता चल जाता है, सिलेबस पूरा पता चल जाता है यूनिट वाइज, और सारे चैप्टर भी अच्छे से पता चल जाते हैं. असाइनमेंट वर्क, अगर होमवर्क वगैरह देना हो टीचर को स्टूडेंट्स को अगर होमवर्क वगैरह देना तो वो टेक्स्ट बुक से आसानी से दे सकते हैं. और ट्यूटर एट होम फॉर स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक होती है वो ट्यूटर होती है स्टूडेंट्स के लिए. अब देखेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेक्स्ट बुक को कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स सारी चीज़ें मैटर करती हैं. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं जैसे कवर पेज, बैक पेज, और पेपर साइज, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. पेपर साइज आपने देखा होगा, सारी बुक्स का क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई पेज छोटा है कोई पेज बड़ा है, तो सारे इक्वल होता है. और साइज ऑफ स्पेसिंग ऑफ लेटर, और जो आपने देखा होगा कि स्पेस बिल्कुल इक्वल रहती है उसमें, ऐसा नहीं होता कि कोई वर्ड छोटा है या बड़ा है, तो स्पेस भी उनके बीच में इक्वल रहती है. और थिकनेस ऑफ दी बुक, और बुक की थिकनेस भी मैटर करती है. और इसमें जो होते हैं पिक्चर्स और डायग्राम्स बने होते हैं टेक्स्ट बुक में, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है और समझने में आसानी होती है. उसके बाद जो पैराग्राफ्स बने होते हैं उसमें और बुक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें डायग्राम बनाए होते हैं कि बच्चे अच्छे से समझ सके. और कलर ऑफ बुक का कलर भी मैटर करता है. अगर कलर अट्रैक्टिव होगा तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. अगर बुक में बुक कलरफुल ना हो, स्पेशली मुझे ऐसा होता है कि अगर बुक कलरफुल ना हो तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है. और प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें की आती है एक्सटर्नल फैक्टर में. अब देखिए इंटरनल पार्ट्स में क्या आते हैं, टेक्स्ट बुक इज अकॉर्डेंस विद द सिलेबस. तो आपने देखा होगा जब आप पेज खोलते हैं तो अंदर तो सिलेबस सारा लिखा रहता है. उसमें सबसे पहले यूनिट होती है, यूनिट के अंदर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इंडेक्स के अंदर ही सारी चीज़ें बनी होती हैं. और प्रॉपर फिगर एंड पिक्चर्स बनी होती है अंदर, कि ताकि कभी भी ऐसा होता है
NCERT खोल के देखी होगी तो क्या होता है, सारा पूरा पहले थ्योरी लिखी होगी उसमें और फिर कोई ऐसे टेबल वगैरह कुछ बना होगा या फिर कुछ अलग से साइड पे टेबल बनी होगी, तो वो क्या होता है कि हम उसको पूरा पढ़े, उससे पहले मतलब उसको पूरा पढ़ेंगे और फिर बाद में वो टेबल देखेंगे तो हमें समझ में आता है जो अंदर लिखा हुआ है वो सारा वो टेबल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो हमें उससे ज़्यादा आसानी से आता है, उससे हमारा टाइम भी सेव होता है। और तो ये था हमारा इंग्लिश का जो, और ये है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के टाइप्स कितने होते हैं, तो एक तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे जनरल टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू करिकुलम एंड रेफरेंस बुक, वर्क बुक एंड टीचर गाइड मैनुअल्स एंड टीचर्स हैंडबुक एंड इंस्पिरेशनल बुक, एक्सपेरिमेंटल बुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें है शब्दों के उच्चारण का स्थान का ज्ञान। तो इसमें शब्दों के उच्चारण का स्थान का ज्ञान भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। तो हम भाषा के ही थ्रू हम अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें शब्दों के उच्चारण का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तब हम दूसरे तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं और सामने वाला उस बात को समझ सकता है। विभिन्न शब्दों के उच्चारण स्थान का ज्ञान हमारे भाषा को समझने, बोलने की दक्षता को बढ़ाता है। विभिन्न भाषाओं के बीच शब्दों के उच्चारण के स्थान में अंतर होता है जो कि उन भाषाओं को समझने और बोलने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार शब्दों के उच्चारण स्थान का ज्ञान अपनी भाषा को समृद्ध करने और विदेशी भाषाओं के बीच समझौते करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखेंगे अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशंस अलग अलग ढंग से दी है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी के हिसाब से जब हम सही ढंग से उच्चारण नहीं करते तो हम अर्थ को गलत समझते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उच्चारण सही न करने की वजह से सामने वाले को जो बोलना चाहते हैं वो उस बात को गलत ले लेता है, मतलब गलत उसका अर्थ निकल जाता है, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और स्वामी विवेकानंद के हिसाब से शब्दों का सही उच्चारण व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट करता है और सही संदेश पहुंचाने में मदद करता है। तो और ये था वर्णों के उच्चारण का स्थान का परिचय। अब वर्णों के उच्चारण के स्थान का परिचय के लिए जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो सारे वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, वो अलग अलग हिस्से से हम बोलते हैं, जैसे कर्ण, चालू, मूर्धा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ये आपने देखा होगा अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए होंगे तो उसमें हिंदी पूछी जाती है, इसमें ये इससे पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सी जगह से आता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग सारे राइट चलाते हैं, राइट में आपको याद हो KTM। तो एक KTM हीरो करके एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ। तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आप सारे जो सारे वर्ड हैं वो कौन से सारे ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको व्यंजन तो सभी बात होगी यहाँ पे, तो व्यंजन पहले लिखेंगे। यहाँ तक पाँच करके बस एक लाइन में 5 लिखने हैं और फिर ये 5 ये हो गया कड़ी और टी से हो गया तालू और एम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। ठीक है, तो ये इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड
सिर्फ व्यंजन है, स्वर तो है ही इसमें। तो देखिए अ सबसे पहले आता है, तो अ को सबसे ऊपर रखेंगे और छोटा ओ को सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो अभी भी पूरे नहीं आए, तो बाकी बचे हुए जैसे छोटी ई और य और श, ये वाले श को भी सीक्वेंस से लगाते हैं, श स और श। ये तीनों सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ लाइन में ऐसे अरेंज करेंगे। और इसके बाद आता है जो री और रॉ इसमें आ जाएंगे, और रॉ और लॉ, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये भी जो ये वाले ई य श वो भी कानून के अंदर आ गए, री रॉ स मुठा के अंदर, और रॉ लॉ और श दंत के अंदर, और पोस्ट में छुटा हुआ, ठीक है। तो अभी भी देखिए अभी भी ये पूरे नहीं हुए, तो बाकी बचे हुए जो क्या क्या बच गया, ए और आई बच गए हैं जो कंठ और तालु दोनों से आते हैं, और ओ और अ बच गए कंठ और ओष्ठ दोनों से आते हैं, वो जो है ओष्ठ और दंत से आता है। और बस फिर हमारा हो गया टॉपिक खत्म। अरे वाह, पूरा बोला वीडियो बनाने को, उसी ने बोला है। थोड़ा पास में बैठे क्या